गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आरजे वोटेक्स और आप सुन रहे हैं हमारा हॉरर शो विद आरजे वोटेक्स एंड अस्सलाम वालेकुम एक बार फिर से। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और आपके जो व्यूज़ हैं और कमेंट्स पढ़कर जो है वो वाकई बहुत सारा अच्छा लगता है। और सबसे ज़्यादा जब अच्छा लगता है जब आप स्टोरीज़ भेजते हैं हमको। आप लोगों की वजह से ही शो अच्छा होता है और मैं तो बस कोशिश करता हूँ। दुआ है अल्लाह पाक आपको सेहत दे और खुशियाँ दे और हर गम से महफूज रखें, आमीन। स्टोरी का जो टॉपिक है वो है अंधेरी रात में जो है वीराने में बस का सफ़र। यानी बस जो है वो अंधेरी रात में चल रही है और वहाँ पर आसपास जो है वो जंगल है। तो बढ़ते हैं आज के वाक़े की तरफ और आई होप आप लोगों को जो है वो ये पसंद आएगा। और अगर आप लोगों को स्टोरीज़ पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा इसको और हमारे साथ दूसरी स्टोरीज़ को भी ज़रूर सुनिएगा। तो चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। आज की स्टोरी हमें ईशा ने भेजी है इंडिया से। चलते हैं इनकी स्टोरी इन्हीं की लिखी हुई सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम वोटेक्स, मेरा ताल्लुक़ इंडिया के छोटे से गांव से है। ये जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये मेरे वालिद के साथ तब पेश आया जब उनकी एज यानी उनकी उम्र तकरीबन 25 साल थी। ये वाक़या भी आज से 40 से 45 साल पुराना है। एक दफ़ा मेरे वालिद को काम के सिलसिले में दिल्ली जाना पड़ा। सफ़र बहुत लंबा था। मेरे वालिद ने बस का टिकट ले लिया और सफ़र करना शुरू कर दिया। वो दिन के टाइम उस बस पर बैठे थे और अब बस रात की तारीख में चलने लगी, मतलब रात हो गई थी बस को चलते चलते। वो तेज़ सर्दियों की रात थी। तकरीबन 6 से 7 घंटे का सफ़र तय हो चुका था। बस चलती चले जा रही थी। बस के दोनों तरफ जंगल, बयाबान और सुनसान रास्ते कि जिस तरफ देखो ना बंदा ना बंदे की ज़ात। कि 6 से 7 घंटे का सफ़र करने के बाद बस ने एक स्टॉप लिया। वो एक वीराने में, वहाँ एक ढाबा था यानी होटल टाइप बना हुआ था। उस ढाबे के आसपास जंगल ही जंगल और रोड के किनारे वो ढाबा बना हुआ था। एक दफ़ा तो जहन में ये आया कि ढाबे में काम करने वाले ये लोग आखिर करीब कहाँ रहते होंगे, जबकि दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। बहरहाल जी, हम लोग वहाँ उतरते हैं और ड्राइवर साहब कहते हैं कि आप लोगों के पास 15 मिनट हैं। जिन लोगों को फ़्रेश होना है और खाना वगैरह खाना है वो इन 15 मिनट में सब कुछ कर लें। उसके बाद हम सफ़र पर दोबारा रवाना हो जाएंगे। और उस ड्राइवर ने एक बात और कही कि याद रहे कोई इधर उधर ना निकले। ये जंगल बहुत खौफनाक है, यहाँ जंगली जानवर भी मौजूद हैं। सब लोग बस से उतर गए, फ़्रेश हो रहे थे। कोई खाने का ऑर्डर कर रहा था और कोई बस से उतर कर इधर उधर टहलने लगा और कोई सिगरेट जलाकर पीने लगा, क्योंकि बस में बैठे बैठे हम लोग बोर भी हो गए थे और थक भी चुके थे। बस से उतरने के बाद एक अजीब सी एक्साइटमेंट थी। बहरहाल जी, मेरे अब्बू भी उसी वक्त बस से बाहर निकलते हैं। हड्डियां जमा देने वाली ठंड हो रही थी उस वक्त जंगल में। उस ढाबे की लाइट ही जल रही थी खाली और आसपास घुप अंधेरा था। दूर दूर तक जंगल इतना खौफनाक मंजर पेश कर रहा था कि कोई भी उसके करीब जाने की कोशिश नहीं करता। मेरे अब्बू बताते हैं कि हालांकि हमने अभी तक कोई जिन या चुड़ैल वहाँ नहीं देखी थी, उसके अलावा भी ये जगह वैसे ही बहुत खौफनाक मंजर पेश कर रही थी। कुछ ही देर बाद एक अजीब सा डर दिल में बैठ गया कि हम यहाँ रुके ही क्यों हैं। मेरे वालिद बताते हैं कि वहाँ 3 लोग काम कर रहे थे जो उस ढाबे में खाना वगैरह सर्व कर रहे थे लोगों को। मेरे वालिद ने उस ढाबे में काम करने वाले एक शख्स से पूछा, सुनो, ये टॉयलेट कहाँ पर है यहाँ? उसने कहा, साहब आप पीछे चले जाएं, इस ढाबे के बिल्कुल पीछे ही टॉयलेट है। ये पूछने के बाद मेरे अब्बू के दिल में एक बात आई, सुनो, आप लोग यहाँ पर जो काम करते हो आसपास कहीं आबादी नज़र नहीं आ रही और ये इतनी पुरस्कार सी जगह क्यों मौजूद है? अभी तो चलो बस आकर रुकी है और थोड़ा सा ही गहमा गहमी है, वरना आप लोग यहाँ तीनों अकेले कैसे रहते हो?
आप लोगों को डर नहीं लगता? अब्बू ने जब ये बात पूछी तो बदले में वो शख्स बहुत रूड होकर एक बात कहने लगा, साहब काम की बात कर लें, आपके पास 15 मिनट हैं बस, आप जल्दी से फ्रेश होकर आ जाएं, उसके बाद मैं आपको खाना दूं, और कोशिश करिएगा इधर उधर मत निकलिएगा, क्योंकि ठीक 15 मिनट बाद से बस यहाँ से चल पड़ेगी और आप यहीं रह जाएंगे, और अगर कोई रह भी जाए पीछे तो ये बस उस मुसाफिर को वहीं छोड़ जाएगी। अरे ऐसे कैसे छोड़ जाएगी? ये कहते हुए मेरे वालिद साहब उस ढाबे के पीछे जाते हैं जहाँ पर एक टॉयलेट था, जिस पर बहुत रश लगा हुआ था। वो पुराना सा चीप सा एक वॉशरूम था, और इंतहा का रश देखते हुए मेरे अब्बू ने कुछ देर इंतज़ार किया, लेकिन बर्दाश्त से बाहर था। उन्होंने जहन में यही सोचा कि लोगों की नज़रों से दूर कहीं जंगल में जाकर मैं फ़्रेश होकर आ जाता हूँ, और वो उस जंगल के ओर चल गए। उस ढाबे से कुछ नीचे ढलान पर वो जंगल चल रहा था। मेरे अब्बू जैसे ही उस ढाबे से उस जंगल की ओर चलने लगे तो पीछे से एक आवाज़ आती है, साहब अपनी ज़िम्मेदारी पर जाना और ध्यान से, ये बहुत ख़तरनाक जंगल है। अरे यार बस कर दो, दिल ही दिल में मेरे वालिद साहब ने बात कही, और वैसे ही उस जंगल में नीचे उतरने लगे, इतना कि वो लोगों की नज़रों से दूर हो जाएं, और उस ढाबे पर जली हुई रोशनी जो एक आहिस्ता आहिस्ता उनको दूर जाते ही मद्धम पड़ने लगी। मेरे अब्बू इतना अंदर चले गए थे कि अब पीछे का मंजर बिल्कुल गायब हो चुका था। ना ढाबे की रोशनी दिखाई दे रही थी और ना ही कोई शख्स अब इनके आसपास था। फिर भी एक जगह देखकर मेरे अब्बू वहाँ बैठ गए और दिल ही दिल में सोच रहे थे कि ऐसा क्या है इस जंगल में कि वो ड्राइवर भी मना कर रहा था और ये ढाबे वाला भी। ये सोचकर वो माहौल का जायज़ा लेने लगे। अरे यार कितना खौफनाक जंगल है, अभी तो यहाँ कुछ भी नहीं देखा तो वैसे ही इतना डर लग रहा है, और अगर यहाँ कुछ देख गया या कुछ नज़र आ गया तो मेरी तो जान ही निकल जाएगी। जब उन्होंने अपना काम मुकम्मल कर लिया और अब वो वापसी की तरफ बढ़ने लगे तो उनको जंगल से किसी के गुर्राने की आवाज़ आई, और आवाज़ आती चली गई। बहुत हल्की थी, लेकिन ऐसे जैसे कोई गुर्रा रहा हो। अरे यार ये आवाज़ क्या है? ये बातें सच हैं? इस जंगल में वाकई में कुछ पुरस्कारियत है? वो अपने आप से कहने लगे। ये आवाज़ कैसी है? और ये सोचते ही मेरे वालिद बजाय वापस उस ढाबे की तरफ आने के उस खाई की तरफ और ज़्यादा बढ़ने लगे। वो इतने ऊंचे ऊंचे दरख्त उस ढलान पर इस तरह लगे हुए थे कि हर दरख्त ऐसे जैसे कोई खड़ा हुआ है उस दरख्त की जगह। जैसे जैसे मेरे अब्बू नीचे आ रहे थे वैसे वैसे वो आवाज़ उनसे दूर जा रही थी। अरे यार ये क्या माजरा है? मैं जितना नीचे जा रहा हूँ ये आवाज़ मुझसे उतनी ही दूर हो रही है। हालांकि ऐसा होना चाहिए कि मैं उस आवाज़ के करीब जा रहा हूँ तो वो आवाज़ मुझे और करीब से आनी चाहिए। फिर एकदम से मेरे अब्बू ने एक मंज़र देखा। वहाँ नीचे एक कब्रिस्तान था। उस कब्रिस्तान में कब्र खुदी हुई थी और उस कब्र के चारों तरफ जैसे किसी ने दिए जलाए हुए थे। अब दूर से मेरे अब्बू ने उस कब्र को देखा। अरे वाह, वहाँ कौन है? और इस कब्रिस्तान में ऐसे किसने ये दिए जला रखे हैं? मेरे अब्बू के दिल में और तजस्सुस पैदा होने लगा। मेरे अब्बू और नीचे उतरने लगे। बिला आखिर वो उस कब्र के पास पहुंचते हैं और क्या देखते हैं कि उस कब्र में कफन में लिपटी हुई एक लाश थी, और उस लाश पर एक किताब रखी हुई थी। वो जगह उस जंगल में अलग से चमक रही थी। इस बेयाबान जंगल में इतनी खौफनाक और सर्दी में ये कौन होगा जो इस कब्र को खोद कर उसके चारों तरफ दिए जला रखा हो और उसके ऊपर एक किताब रखी हो? ये किताब ज़रा देखूं तो ये कैसी किताब है? मेरे अब्बू ने वो किताब उठाई और अब्बू को डर लगने लगा और सोचा ये किताब उठा कर देखता हूँ। फिर अंदर जो मुर्दा था उसका मुंह भी कफन से लिपटा हुआ था और उसके सीने पर वो किताब रखी हुई थी। मेरे अब्बू ने हिम्मत की और उस कब्र में उतरे और वो किताब उठाकर अपने हाथ में ली और वहीं खड़े उस किताब को खोला तो वो काले जादू की किताब थी। अरे अच्छा, तो यहाँ कोई काला जादू कर रहा था और वो गुर्राने की आवाज़ अब दूर से आ रही थी और आहिस्ता आहिस्ता फिर वापसी इस कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रही थी।
मेरे अब्बू ने दिल में सोचा कि यहाँ ज़रूर कोई अमल कर रहा था जो उठ कर यहाँ से गया है और अब वो वापस आ रहा है। लेकिन ये आवाज़ तो किसी इंसान की नहीं लगती, और ये कब्रिस्तान इतनी सुनसान जगह पर, ज़रूर यहाँ करीब कोई आबादी होगी। किताब को खोला और उस किताब की कुछ हेडलाइंस पढ़ी, और उस पर लिखा था कि मोहब्बत पाने का तरीका, और कहीं शॉर्टकट अमीर होने के तरीके भी मौजूद थे। मेरे अब्बू का दिल में लालच भर आई और वो किताब उन्होंने उठा ली, यही सोच कर कि कभी ख़ुद से भी ट्राई करूँगा ये सब चीज़ें, और ये सोच कर कब्र से बाहर निकले। माहौल बहुत खौफनाक हो रहा था और उनको डर भी लग रहा था। फिर अचानक से वो गुर्राने की आवाज़ करीब से करीब होती चली गई। मेरे अब्बू के पास इतनी मोहलत नहीं थी कि वापस उस ढलान की चढ़ाई पर चढ़ें और वापस उस ढाबे की ओर भाग जाएं। बेहतर यही समझा कि करीब ही किसी दरख्त की आड़ में छुप जाएं और देखें कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है, क्योंकि वो आवाज़ इतनी करीब आती चली जा रही थी कि किसी भी पल वो जो भी इंसान या कोई मखलूक वो एकदम से इनके सामने आने वाली थी। फिर दिल में तजस्सुस और भी ज़्यादा था कि देखूं ये आवाज़ किसकी है और ये कौन है। मेरे अब्बू भागकर दूर ही एक मोटे दरख्त के तने के पीछे जाकर छुप गए और फिर इंतज़ार करने लगे। एक भारी भारी कदम की आवाज़ उस कब्र की ओर बढ़ने लगी और साथ में एक नॉर्मल कदम चलता इंसान, उसकी भी आवाज़ आ रही थी। कुछ ही देर बाद झाड़ियों की ओर से एक इंसान नमूदार हुआ, जिसने एक बहुत ही खौफनाक किस्म का ड्रेस पहन रखा था, जैसे उसने अपने जिस्म पर पूरा कफन लपेट रखा हो, और उसके साथ साथ वही भारी कदमों की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ बहुत ज़्यादा खौफनाक थी, जैसे कोई उस इंसान के साथ मौजूद था, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा था, और वो उस इंसान से कुछ अजीब लैंग्वेज में बात कर रहा था। और चलते चलते वो इस खबर के पास आकर बैठ गया था, यानी जो कब्र खुदी हुई थी। बदले में वो जिससे बात कर रहा था उसकी आवाज़ अजीब खौफनाक और भारी सी थी। उनको नहीं पता था कि मेरे अब्बू पेड़ के पीछे से छुपकर ये सब माजरा देख रहे हैं। जैसे वो मुझे दूर से गुर्राने की आवाज़ महसूस हो रही थी, बिल्कुल वैसे ही आवाज़ उस आदमी की थी। कुछ ही देर बाद उन्होंने नोट किया कि वो एक नहीं, वो दो लोग थे। एक गायब था जिससे वो बात कर रहा था, शायद वो दूसरा शख्स बाद में आया था, या जब मैं वहाँ गया था तो वो पहले से मौजूद तो नहीं था, क्योंकि ना मुझे उसका कदमों की आवाज़ सुनाई दी, और क्या पता वो मुझे देख रहा हो। जैसे ये लोग मुझे नज़र नहीं आ रहे, कपकपी तारी होने लगी और डर लगने लगा कि अरे मैं तो उनकी बुक भी उठा कर ले आया हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर इन लोगों को पता चल गया तो ये लोग मेरे पीछे लग जाएंगे। बहरहाल ये सब मामला चल ही रहे थे कि कुछ ही देर बाद वो शख्स बेचैन होने लगा। शायद उसने कब्र में देखा तो उसे उसकी बुक वहाँ नज़र नहीं आई होगी। शिट, ये वही बुक ढूंढ रहा है, अब क्या होगा। और फिर वो शख्स बहुत बुरी तरह बेचैन होने लगा, उसको गुस्सा आने लगा, और फिर वो वैसे ही अजीब लैंग्वेज में जैसे वो किसी पर गुस्सा कर रहा था, उसके गुस्से से मुझे डर लगने लगा। और फिर दूर ढाबे से मुझे बस की आवाज़ आने लगी। वो बस हॉर्न दे रही थी। मुझे याद है उतरते वक्त ड्राइवर ने कहा था कि मैं 3 हॉर्न दूंगा। तीसरे हॉर्न का मतलब है कि बस यहाँ से चल पड़ेगी, रुकेगी नहीं। अभी पहला हॉर्न ही हुआ था और मेरे कान खड़े हो गए। अरे मेरी बस ना निकल जाए, और अगर मेरी बस निकल गई तो मैं इस जंगल में क्या करूँगा, और इतना खौफनाक जंगल। और अगर मैं यहाँ से निकला और यहाँ से भागा तो मैं इन लोगों को नज़र आ जाऊँगा। शिट, मैं कहाँ फंस गया यार। कुछ ही देर बाद बस ने एक और हॉर्न दिया। पहले हॉर्न और दूसरे हॉर्न में तकरीबन 30 से 35 मिनट का फ़र्क था। अरे अब कुछ भी हो जाए, मुझे अब यहाँ से भागना होगा। फिर मेरे अब्बू ने वहाँ से दौड़ लगा दी, और फिर पीछे से जैसे उस शख्स ने मेरे अब्बू को भागते हुए देख लिया हो। वो ना जाने कौन सी लैंग्वेज थी, और मेरे अब्बू बताते हैं कि मुझे इतना समझ आया कि उसने किसी को इशारा किया था कि जाओ उसे पकड़कर वापस लेकर आओ। मेरे अब्बू ने भागते हुए पीछे मुड़कर नहीं देखा और वहाँ से बस की तरफ भागने लगे।
भागते भागते उन्होंने महसूस किया कि कोई भारी भारी कदम उनके पीछे भागते हुए आ रहे हैं। मेरे अब्बू हवास बागता थे, बस उन्होंने आओ देखा ना ताओ देखा। और वो बताते हैं कि मैं ज़िंदगी में इतना तेज़ नहीं दौड़ा जितना उस दिन दौड़ा था, जितना मैं उस वक्त दौड़ा था। और भागते भागते मुझे वो ढाबा नज़र आया, और वो लोग जो वहाँ पर मौजूद थे बहुत ही तेज़ भागा, और बस ने जो है वो तीसरा हॉर्न भी दे दिया। बिला आखिर मैं बस के करीब पहुँच गया, और वो बस अभी चलने ही वाली थी। सब मुसाफिर बस में बैठ चुके थे। हाँ, मैंने एक चीज़ नोट की थी कि जब उस ढाबे की रोशनी मुझे नज़र आने लगी तो वो कदम जो मेरे पीछे भाग रहे थे वो आहिस्ता आहिस्ता हल्के होने लगे और मेरे पीछे कहीं दूर रह गए। आते ही मैंने बस को ज़ोर से हाथ मारा, जिसको सुनकर उस ड्राइवर ने बस रोक दी। वो अभी थोड़ी ही दूर चली थी। अगला दरवाज़ा खुला और मैं हाँफता हुआ उस बस में जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। उफ़, शुक्र है मैं बच तो गया और वो बस अपने सफ़र पर रवां दवां हो गई। बहुत डर लगा। मैं खिड़की की साइड पर बैठा मौजूद था और फिर वही वीरान सफ़र चलने लगा, और फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरी विंडो के पास कुछ लोग भाग रहे हैं। मुझे हल्का सा शैडो जैसा महसूस हुआ। मुझे खौफ आने लगा और मैंने अपने साथ वाले शख्स से कहा कि क्या आपको विंडो सीट पर बैठना है? वो कहने लगा जैसे आपकी मर्ज़ी। मैंने उसको विंडो साइड पर बिठाया और ख़ुद उसकी दूसरी वाली सीट पर जहाँ वो बैठा था उस पर बैठ गया। ध्यान बाहर की तरफ ही था। शायद वो काले साए मुझे ही दिख रहे थे, क्योंकि मेरे साथ बैठा हुआ शख्स बाहर ही देख रहा था और उसका कोई रिएक्शन नहीं था, मतलब वो नॉर्मल था। मैंने अपने आप से कहा मैं कहाँ फंस गया। शायद मुझे अपने साथ ये बुक लेकर नहीं आनी चाहिए थी। बहरहाल आंखें बंद कर लीं और सोने की कोशिश की। कोई 2 से 3 घंटे गुजरे होंगे। बस रुक गई। दोनों तरफ देखा तो वो एक वीराना था। मैं अपनी सीट पर ही खड़ा हुआ और विंड स्क्रीन में देखने लगा। सामने बस की लाइट में रोड चमक रहा था, और इतना वीरान रोड, और रोड पर तो कोई भी नहीं है, ना ही कोई बस के आगे और ना ही कोई स्टॉप पर मौजूद है। और अब तो दोनों तरफ दूर दूर तक खेत हैं, तो फिर इसने बस यहाँ क्यों रोकी? मेरे जहन में सवाल आया। काफ़ी मुसाफिर सो रहे थे बस के अंदर ही। दिल में बेचैनी होने लगी और ऊंची आवाज़ में पूछा कि क्या बात है, सब खैरियत है ना ड्राइवर? आपने बस क्यों रोक दी? जिस पर उस ड्राइवर ने कहा कि अपनी सीट पर बैठ जाओ, जहाँ बैठे हो वहीं बैठे रहना, और बस चला दी। वो ड्राइवर और उसके साथ एक कंडक्टर जो बहुत परेशान थे, उनको इस परेशानी में देखा तो बेचैनी होने लगी, और बस में अपनी सीट से उठा और बिल्कुल फ्रंट पर आ गया ड्राइवर के पास। अब मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है, आप लोग इतना परेशान क्यों हैं? तो वो बताने लगा कि बस चल रही थी और चलते चलते एक सफ़ेद लिबास में किसी शख्स ने बस को इशारा किया रोकने का, और बिल्कुल बस के सामने आ गया। बस बहुत स्पीड में थी। फिर ऐसा लगा कि जैसे वो बस से टकरा गया हो, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि कोई बस से जैसे गुज़र गया हो उसके बीच से, और अगर कोई मेरे बस से टकराया होता तो ज़रूर बस पर कोई डैमेज होता या कोई निशान होता। किसी के टकराने की आवाज़ आई होती, और जैसे कोई धुएं की तरह बस के बीच में से निकल गया हो। मुझे एंड में ऐसा फील हुआ। बड़ा अजीब मंजर था। बहरहाल वो दोनों बहुत घबराए हुए थे, और मेरे दिल में यही आया कि हो ना हो ये वही मामलात हैं जो अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ पेश आए और अब मेरे ही पीछे पड़े हैं। बहरहाल जैसे तैसे वो सफ़र मुकम्मल किया और वो शहर पहुंच गई बस। शहर में उन्हें अपने चाचा के पास रहना था, जिनका बिज़नेस था, और उन्होंने उनको गांव से बुलवाया था। घर पहुंचकर मेरे अब्बू ने फ्रेश हुए और उनको बहुत तेज़ बुखार हो गया था। वो बहुत डरे हुए थे, तो उन्होंने अपने चाचा को पूरा मामला बयान किया। मेरे चाचा ने कहा सब देख लिया ठीक है, लेकिन तुमको ये बुक अपने साथ लेकर नहीं आनी चाहिए थी। अब वो शायद तुम्हारे पीछे यहाँ पर आए। दूसरा दिन गुजरा और अब रात हो गई। रात को मेरे अब्बू के ख्वाब में वही शख्स आता है, और उसके साथ कुछ अजीब काले साए खड़े थे। वो कहते हैं कि तुम हमारी बुक लेकर आ गए हो, अब देखो हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। तुमने हमारे अमल में खलल डाला है, अब हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। बेहतर यही है कि ये बुक हमारे हवाले कर दो।
मेरे अब्बू ने दूसरे दिन अपने चाचा को कहा कि मुझे ये ख्वाब आया है। फिर उनके चाचा ने किसी से रब्ता किया और उन्होंने किसी आमिल का पता बताया और उनको भी पूरा मामला बयान किया कि अब हम ये बुक वापस करना तो चाहते हैं, लेकिन वो जगह अब बहुत दूर है ढाबे के पास, और अब वहाँ कैसे जाएं। वो आमिल कहता है कि आप सोने से पहले अपने रिलीजन के हिसाब से उसे कुछ पढ़ने के लिए देता है, और पढ़ना था वो पढ़ कर सोना, और उसके बाद वो तुम्हें ख्वाब में कुछ हिंट देंगे कि तुम्हें ये बुक कहाँ रखनी है। फिर ऐसा ही होता है। मेरे अब्बू रात को सोने से पहले वही सब कुछ पढ़ लेते हैं और फिर आंख बंद करके सो जाते हैं, और उन्हें डर लग रहा था, और उस तांत्रिक ने कहा था कि वो ख्वाब फिर आएगा और वो ज़रूर तुम्हें वो जगह बताएंगे जहाँ तुम्हें वो बुक ड्रॉप करनी है। मेरे अब्बू ने वैसे ही वो सब कुछ पढ़ लिया और फिर रात को वैसे ही ख्वाब आ गया। सोने से पहले उन्हें बहुत डर लग रहा था, और अब वो ख्वाब में देखते हैं, कहते हैं कि रात को तकरीबन 2 बजे के टाइम ये बुक अपने सहन में रख देना और हम इस बुक को उठा लेंगे। फिर दूसरा दिन गुजरा। फिर वही रात आ गई जब मेरे अब्बू ने वो बुक सहन में रखनी थी। उन्हें ख्वाब में आ चुका था कि ये बुक उनको सहन में रखनी है। उन्हीं लोगों ने आकर मेरे अब्बू को बता दिया था। उन्हें बहुत डर लग रहा था और उन्हें वो बुक सहन में रख दी थी और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया, और अब वो छुप कर देखने लगे। दिल में तजस्सुस था कि आने लगा कि देखूं आखिर इसको कौन उठा कर लेकर जाता है। 1 घंटा गुजर गया, वो बुक वहीं की वहीं पड़ी रही, और फिर उन्होंने सहन में एकदम धम की आवाज़ सुनी। कोई सहन में कूदा है, जैसे कोई सहन में आया हो, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा था। वही कदम जो जंगल में मेरे अब्बू के पीछे वो कदम दौड़ रहे थे, उन्हीं कदमों की आवाज़ अब सहन में आने लगी। कुछ ही देर बाद कोई जैसे उस बुक के पास आकर रुका है, और उस बुक के चारों तरफ धुआं इकट्ठा होने लगा। उस धुएं में वो बुक नहीं आ रही थी। उसके चारों तरफ धुआं आना शुरू हो गया था। थोड़ी देर बाद वो धुआं हट गया और हटता चला गया, और अब वो बुक भी वहाँ से गायब हो गई थी। मेरे अब्बू बहुत डर गए। ये मंज़र वो देख रहे थे, उनकी हार्ट बीट तेज़ हो गई थी। वो बताते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा था, जैसे मैं डर से मर ही जाऊंगा। मेरा जिस्म ठंडा पड़ रहा था। फिर उसके बाद मेरे अब्बू के साथ कुछ ऐसे मामलात नहीं हुए और वो लोग बुक ले गए। फिर मेरे अब्बू वहाँ ज़्यादा अरसा नहीं रुके और वहाँ से गांव वापस रवाना हो गए। फिर बाकी की ज़िंदगी उन्होंने वहाँ गांव में ही गुजारी। लेकिन ये वाक़या वो बताते हैं, मुझे आज तक याद है कि मेरी ज़िंदगी का बहुत ही खौफनाक वाक़या था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया ईशा, आपने हमसे अपनी स्टोरी शेयर की। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और दोस्तों स्टोरी को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर विज़िट करें यूट्यूब पर, ऐसी बहुत सी खौफनाक स्टोरीज़ आपको मेरे चैनल पर मौजूद मिलेंगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। और चलते हैं एक और स्टोरी की तरफ। वेलकम करते हैं यूएमएल पर तमाम उन लोगों को जो हमारे साथ स्टोरी को सुन रहे हैं, और आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। मिसरा हमारे साथ हैं, रोशनी हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रार हैं, मिस बारिश हमें सुन रही हैं, और डाइन चुड़ैल हमारे साथ हैं, होप भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, एमी जिन्होंने BR भी कहा है, और मिस बारिश को स्टोरी पसंद आई तो अच्छी बात है। हनी ने ज्वाइन किया, इनको वेलकम करते हैं हमारे साथ, और एलिनोरा हमारे साथ मौजूद है, एंड डैनी हमारे साथ आ रहे हैं, इनको वेलकम करते हैं। कूल मुंडा हमें मौजूद सुन रहे हैं, दिलजी हमारे साथ आ चुके हैं, एंड फैल्कन हमारे साथ मौजूद है। इसके अलावा जालिमा हमारे साथ मौजूद है, और उनको भी वेलकम करते हैं। तो आई होप आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी और आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा। और एक और स्टोरी हमारे पास रिक्वेस्ट आई है, तो हम एक और स्टोरी की तरफ चलते हैं। और मिश्रा कह रहे हैं कोई स्टोरी BGM भी लगाइए। ये मिश्रा, ये जो BGM है ये स्टोरी का ही BGM है, एंड इट्स नॉट लाइक कि ये जो है वो किसी ऐसा BGM हो जो पोइट्री वगैरह हम कर रहे होते हैं। तो एक वंस मोर मिस बारिश भी करिए, फैल्कन भी। तो आपको एक बहुत ही फेवरेट स्टोरी सुनाता हूँ। मिस बारिश को तो ज़्यादा अच्छी लगेगी क्योंकि ये कराची की है। सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट स्टोरी गाइस। स्टे ट्यून एंड कीप लिसनिंग। एंड अगर आप में से किसी को डर लग रहा है तो अपने कमरे की लाइट्स ऑन कर लें
اور ہینڈ فری وغیرہ لگا لیں اور پاپ کارنس وغیرہ لے لیں اور نیکسٹ اسٹوری کے لیے تیار ہو جائیں. آلرائٹ گائز، بڑھتے ہیں ایک اور اسٹوری کی طرف. ہیلو فرینڈز، السلام علیکم. اور یہ بھی ایک ٹرو بیس انسیڈنٹ ہے، ایک ٹرو اسٹوری ہے اور اس کی طرف چلتے ہیں. اور یہ سائما ٹریڈ ٹاور کی کہانی ہے، اس کے ہانٹیڈ فلور کی کہانی ہے جو 13 فلور پر یہ واقعہ پیش آیا تھا. ہیلو فرینڈز، السلام علیکم. فرینڈز، آج کی کہانی کراچی کے علاقے آئی ایچ چندی گڑھ روڈ میں موجود سائما ٹریڈ ٹاور کے 13 فلور کی ہے. یہ کہانی میرے ایک دوست فہیم اقبال نے مجھے سنائی تھی. جب فہیم کو پتہ لگا کہ میں اس طرح کی سٹوریز یوٹیوب پر اپلوڈ کرتا ہوں تو اس نے بھی مجھے اپنی کہانی شیئر کی. فہیم کے مطابق وہ کچھ سالوں پہلے سائما ٹریڈ ٹاور کے 15 فلور کے ایک نجی بینک میں ٹیلی فونک آپریٹر کا کام سر انجام دیتا تھا. اس کی ڈیوٹی کبھی ڈے جبکہ زیادہ تر نائٹ شفٹ میں ہوا کرتی تھی. ٹیلی فون آپریٹر کی جاب میں گرلز بھی ہوتی تھیں. ایک دفعہ فہیم اور اس کے 2-3 فرینڈز رات میں سیڑھیوں میں بیٹھ کر اسموکنگ کر رہے تھے تو ان کے پاس سے ایک نائٹ شفٹ میں کام کرنے والا ایک سویپر گزرا، یعنی کہ جو اس بلڈنگ وغیرہ میں صفائی کرتا ہے. اس نے جب انہیں دیکھا تو ان سے کہا کہ آپ لوگ آفس کے اندر چلے جائیں. جب ان لڑکوں نے وجہ پوچھی تو سویپر نے کوئی ریزنیبل آنسر دینے کے بجائے یہ کہا کہ بس آپ اپنی ذمہ داری پر بیٹھیے گا پھر آپ لوگ، اگر آپ لوگ میری بات نہیں مان رہے. فہیم اور فہیم کے دوستوں نے خطرے کو بھانپا اور اپنے آفس کے اندر واپس چلے گئے. اس بلڈنگ کی جو لفٹ لگی ہوئی تھی اس کے اندر ہر فلور پر جانے کے لیے بٹن لگے ہوئے تھے، لیکن 13 فلور پر جانے والا 13 نمبر کا بٹن نکالا ہوا تھا اور باقاعدہ اس کے تار تک نکلے ہوئے تھے. یعنی اس بٹن کی جگہ کچھ نہیں تھا، کیونکہ 13 فلور کے پاس سے گزرتی لفٹ تو ضرور تھی لیکن کبھی رکتی نہیں تھی. اور اس بلڈنگ کی انتظامیہ نے بھی یہی چاہتی نہیں تھی کہ لفٹ 13 فلور پر رک جائے، تبھی انہوں نے اس کا بٹن نکال دیا تھا. کیونکہ خدا نہ خواستہ لفٹ اگر اس فلور پر رک جاتی ہے اور لفٹ کے اندر والا انسان بے دہانی میں اس فلور میں چلا جاتا ہے اور لفٹ کا دروازہ واپس بند ہو جائے تو وہ اس فلور سے واپس نہیں آ سکے گا. کیونکہ 13 فلور پر لفٹ کو بلانے کے لیے جو بٹن ہے وہ بھی نکلا ہوا ہے. یعنی لفٹ کے اندر بھی وہ بٹن نہیں ہے اور لفٹ کے باہر سے اگر لفٹ کو کال کریں تو وہاں پر بھی وہ بٹن موجود نہیں ہے. اور سیڑھیوں والے راستے میں دیوار کھڑی ہوئی ہے، مطلب کوئی بندہ سیڑھیوں پر سے بھی آنا چاہے تو اس دیوار کی وجہ سے وہاں نہیں آ سکتا. اس پوری بلڈنگ میں موبائل سگنل پہلے ہی کم آتے ہیں اور اتفاقاً 13 فلور ہر طرف سے پیک ہونے کی وجہ سے موبائل نو سروس کا میسج دیتا ہے. اس فلور کے بارے میں مشہور ہے کہ اس فلور سے ایک لڑکی کے رونے کی اور چیخنے کی آوازیں آتی ہیں.
جیسے کوئی اس لڑکی پر ظلم کر رہا ہو حد سے زیادہ، اور اس پر ٹارچر کیا جا رہا ہو، جس کی وجہ سے اس کے رونے کی اور چیخنے کی آوازیں 13 فلور پر گونجتی ہیں۔ رات کو کسی کی ہمت نہیں ہوتی سیڑھیوں سے نیچے جانے کی، اور اوپر آنے کی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ اکثر لوگوں نے 13 فلور پر رات کو 2 سے 3 کے درمیان اس لڑکی کی آواز سنی ہے جو اس دیوار کے پیچھے سے آتی ہے، اس لیے سب لفٹ سے اوپر یا نیچے جانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایک دفعہ رات 8 بجے ڈے شفٹ والی کچھ لڑکیوں کی چھٹی ہوئی، تو یہ چاروں لڑکیوں نے لفٹ میں گراؤنڈ فلور پر جانے کے لیے لفٹ کال کی۔ اب یہ 15 فلور سے لفٹ کے اندر آئیں اور گراؤنڈ فلور کا بٹن پریس کیا۔ اب لفٹ چلنا شروع ہوئی۔ لفٹ نے پہلے 15 فلور کراس کیا، پھر 14 فلور کراس کیا، اور لفٹ کو بریک لگنے لگا، اور اب لفٹ کے اندر یہ جو 4 لڑکیاں تھیں ان کی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ لفٹ 13 فلور پر آ کر رکی اور لفٹ کا گیٹ کھلا، اور ان چاروں لڑکیوں نے عقل مندی یہ کی کہ جلدی جلدی بار بار لفٹ کے اندر سے ہی گراؤنڈ فلور کا بٹن پریس کرنے لگی۔ اللہ اللہ کر کے لفٹ کا گیٹ بند ہوا اور گیٹ گراؤنڈ فلور پر جا کر کھل گیا۔ وہ تمام لڑکیاں اپنے اپنے گھر چلی گئیں، اور اس دن کے بعد سے یہ لڑکیاں آفس واپس نہیں آئیں اور انہوں نے جاب چھوڑ دی۔ جب ان سب لڑکیوں سے جاب چھوڑنے کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے پوری کہانی بتائی کہ ان کے ساتھ ایسا ایسا ہوا تھا۔ ان لڑکیوں کے مطابق اس 13 فلور کی لفٹ کا گیٹ جب کھلا تو اس فلور میں ہو کا عالم تھا، اور اس قدر خوفناک منظر تھا کہ بس ان لڑکیوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ کبھی ان کا دل بند ہو جائے گا یا وہ چیخنا شروع کر دیں گی ڈر کے مارے۔ فہیم اقبال یعنی جو میرا دوست ہے، اس کے ساتھ اسی بلڈنگ میں یہ واقعہ ہوا تھا کہ وہ اپنے فلور سے رات کے 3:30 بجے کے ٹائم لفٹ کے ذریعے نیچے آ رہا تھا، تو اس نے لفٹ کے اندر گراؤنڈ فلور کا بٹن پریس کیا اور اپنے موبائل میں کچھ ٹائپنگ کرنے لگ گیا۔ اب فہیم کا دھیان موبائل میں لگ گیا تھا اور وہاں سے ہٹ گیا تھا جہاں اس نے لفٹ کا بٹن پریس کیا تھا، اور اس نے سوچا کہ لفٹ رکے گی تو وہ گراؤنڈ فلور پر ہی رکے گی، جبکہ لفٹ 12 فلور پر رک گئی، اور فلور ہانٹڈ فلور سے نیچے والا فلور تھا۔ گیٹ کھل گیا۔ اب فہیم کا دھیان چونکہ موبائل میں تھا تو اس کو لگا کہ گراؤنڈ فلور آ گیا ہے۔ لفٹ کا گیٹ کھلا اور فہیم 12 فلور پر موبائل میں گم باہر نکل گیا۔ پیچھے سے لفٹ کا گیٹ بند ہو گیا۔ جب فہیم کو ریئلائز ہوا کہ وہ غلط فلور پر آ گیا ہے تو اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو یہ 12 فلور تھا۔ اس فلور میں ایسا ویسا کچھ بھی نہیں تھا، بس اس فلور کے سارے آفیسز بند تھے، اور وہ وہاں سے واپس لفٹ کے ذریعے نیچے آ گیا۔ جب میری یہ باتیں فہیم سے ہو رہی تھیں تو فہیم نے کہا کہ یار سمی، اگر یہی گیٹ 13 فلور پر کھل جاتا اور میں 13 فلور کے اندر چلا جاتا اور لفٹ کا گیٹ واپس بند ہو جاتا تو یار میں تو وہیں پر مر جاتا یار۔ یہ بلڈنگ سائما ٹریڈ ٹاورز 90s کی تعمیر شدہ بتائی جاتی ہے کہ اس بلڈنگ کے مالک کا تعلق ایک ہندو ریلیجن سے تھا۔ وہ ایک بہت بڑا کاروباری شخص تھا جو چاول کا کاروبار کیا کرتا تھا، اور اس بلڈنگ کو وہ ایز اے گوڈاؤن یوٹیلائز کرتا تھا، مطلب جو سامان وغیرہ رکھنا ہوتا تھا وہ یہاں رکھا کرتا تھا۔ اس بلڈنگ میں اور بھی بہت سے لوگ کام کرتے تھے، لیکن اس 13 فلور پر ایک لڑکی تھی جو اپنے کولیگز کے ساتھ جو رات گئی تک کام کرتی تھی، حالانکہ اکثر اس کا سارا اسٹاف چلا جاتا تھا اور وہ اکیلی آفس میں بیٹھ کر کام کرتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ آفس کے چند لوگوں نے گروپ کی شکل میں اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی یا زبردستی کرنے کی کوشش کی اور اس لڑکی کو تشدد کا نشانہ بنایا، جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ جن لوگوں نے اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی تھی ان سب کے ساتھ بعد میں بہت برا ہوا، اور ان سب کی ایک ایک کر کے پراسرار طریقے سے موت ہو گئی۔ اس وقت سے اس فلور پر اس لڑکی کی روح بھٹکتی اور تڑپتی ہے، تبھی اس فلور کو سیلڈ کر دیا گیا ہے۔ کراچی کے رہائشی چاہیں تو آئی چنڈی گڑھ کے اس روڈ پر جا کر سائما ٹریڈ ٹاور کے 13 فلور کی انویسٹیگیشن خود کر سکتے ہیں۔
تو یہ تھی آج کی سٹوری اور آئی ہوپ آپ لوگوں کو مزہ آیا ہوگا. ایلینور کہہ رہی ہیں آج چاول کا کاروبار تو زونگ کرتے ہیں. آئی ڈونٹ نو, اب یہ تو تھا ان کا گوڈاؤن, تو اب وہاں پہ کیا کہہ سکتے ہیں. اور وہاں لوگ جاتے تھے اور وہ چاول کا گوڈاؤن اس نے بنایا ہوا تھا, وہاں وہ چاول ہی رکھتا تھا. اور روشنی کہہ رہی ہے میں نے بھی سنی ہے. کیا بات ہے, کہیں آپ اس 13 فلور کو وزٹ کرنے تو نہیں گئی تھی؟ اینی ویز, اس اسٹوری کی تہہ تک جانے کے لیے میرا جو ہے وہ میں ملنے گیا اپنے کچھ دوستوں سے جو کہ اسکول کے دوست ہیں. اس میں سے ایک اسکول کے دوست نے مجھے بتایا, جس کا نام واصف ہے, کہ یار یہ کہانی میں نے بھی سنی ہے اور باقاعدہ میں نے دیکھا بھی ہے اس کو, ورنہ میں خود بھی انویسٹیگیشن کرنے جاتا, لیکن میں جا نہیں پایا کیونکہ میرے گھر والوں نے مجھے منع کر دیا تھا. بہرحال اس نے کہا کہ یہ کہانی سچ ہے اور فلور کے واقعی دونوں طرف 13 فلور پر 11-12 تک جا کر تو آوازیں آتی ہیں, 13 فلور کو دونوں طرف سے سیل کیا ہوا ہے. یعنی 14 فلور سے اگر کوئی 13 پہ اترے گا تو وہاں بھی دیوار بنی ہوئی ہے, اور 12 فلور سے کوئی 13 فلور تک جائے گا تو وہاں پر بھی اس کو دیوار ملے گی. اس پورے فلور کو سیل کیا ہوا ہے. مصرا کہہ رہی ہیں آج آپ کے پیچھے وہی لڑکی کھڑی ہے. تھینک یو سو مچ مصرا, آپ کو ویلکم کہتے ہیں. اور زرار کہہ رہے ہیں نائس شو. مصرا آپ کو شاید پتہ نہیں ہے, ایسے بہت سے جنات جو ہیں میرے خود کے دوست ہیں, اور وہ میری ہیلپ کرتے ہیں جب کوئی ایسے لوگ مجھے تنگ کرنے آتے ہیں. تو مجھے اس کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے, کیونکہ وہ لوگ سب میرے ساتھ بیٹھ کے سٹوریز سنتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ جہاں ان مخلوقات کا ذکر ہوتا ہے وہاں یہ آپ کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کی سٹوریز سننا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کا ذکر ہو رہا ہے. اس بارش کر رہی ہیں آج آپ کے کرٹن کے پیچھے بیوٹیفل چڑیل کھڑی ہے. اب دیکھنے میں تو یہ باتیں بظاہر ہمیں عام سی لگتی ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ آپ میں سے کسی کا بھی ایسا ایکسپیرینس نہ ہوا ہو کہ وہاں پر کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو یا پھر آپ لوگوں کو ڈر لگے. مگر جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے, جن پر بیتتا ہے, صرف انہیں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس واقعے کی اہمیت کیا ہے. اور میں آپ سب سے چاہتا ہوں اجازت. یہ تھا میرا ہارر شو کی سٹوریز, جو امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اردو مزل لابی پہ ہمارے شوز ہوتے رہیں گے. تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. ملتے ہیں نیکسٹ سٹوریز میں. اور اگر آپ لوگوں کے پاس بھی کوئی ایسی سٹوریز موجود ہیں جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں, ہمیں بھیجنا چاہتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی سٹوری شیئر ہوں, تو آپ ہمیں ضرور بھیجیے. آپ کی سٹوری سنگلی آپ کے نام سے بھی ویڈیو پہ, آڈیو پہ شیئر ہو سکتی ہے یوٹیوب پہ. اس کے علاوہ آپ ہمیں بھیجیں تو ہم اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں آپ لوگوں کے لیے, اور آپ اس کو لکھ کر بھی بھیج سکتے ہیں, ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں, اور یہ سب آپ کو ہمارے یوٹیوب پر مل جائے گا ڈسکرپشن میں اور ہارر شو کے. تو آپ لوگ وہاں سے وہ چیزیں لے کر ہمیں سٹوریز سینڈ کر سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اور جتنے لوگوں نے بھی جوائن کیا ہمارے ساتھ اس سٹوری کو سنا, ان کا بہت شکریہ. میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں, کیونکہ شو آپ لوگوں کی وجہ سے ہی اچھا ہوتا ہے. ہم صرف اسٹوریز پڑھ کر سناتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. سائننگ آؤٹ فرام دا ریڈیو, اینڈ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ اسٹوریز میں. تب تک کے لیے مجھے, میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے گا. فیلکن بھی بالکل جن ہے مصرا, اور نیکسٹ اسٹوری فیلکن کے لیے ہی آئے گی, اینڈ آئی ہوپ فیلکن کو وہ پسند آئے گی. تھینک یو سو مچ مس بارش, مس ظالمہ, ہوپ, زرار, ڈینی, ڈائن چڑیل, کوڈ, اینڈ مصرا, ایلیونورا, فیلکن, زرار, ظالمہ, روشنی, کوڈ. آپ سب کا بہت شکریہ. ہمارے ساتھ شو میں اینڈ تک آپ لوگ بنے رہے, اور پھر سے نیکسٹ شو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. In truth, it was I who was betrayed. Still I am hunted. Still I am hated. Now my blind eyes see what others cannot. Sometimes the hand
of doom upon all those who would oppose us.